एक तरफ पुतिन खुद भारत को Su-57 के लिए दोबारा सिग्नल दे रहे हैं, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया अपना AI पावर्ड घोस्टपैट ड्रोन को भारत को ऑफर करने की तैयारी कर रहा है। और इसी बीच इंडियन एयरफोर्स ने सुपर सुखोई और फ्यूचर ट्रांसपोर्ट फ्लीट को लेकर एक ऐसा प्लान बनाना शुरू कर दिया है जो अगले 20 साल का एयर पावर बैलेंस डिसाइड कर सकता है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रशिया के Su-57 स्टेल्थ फाइटर और भारत के फ्यूचर फाइटर एक्विजिशन प्लान को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ही भारत और रशिया के बीच पहले हुए Su-57 कोऑपरेशन प्रपोजल को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट पास किया है। पुतिन के हिसाब से एक समय पर रशिया ने भारत को डायरेक्टली इन्वाइट किया था कि दोनों देश साथ मिलकर 5th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी पर काम करें, जो कि उस समय FJF यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का हिस्सा होने वाला था। लेकिन उस वक्त भारत की तरफ से एक अलग अप्रोच को फॉलो करना पसंद किया गया था। पुतिन के हिसाब से भारत ने रशिया को कहा था कि पहले रशिया इस एयरक्राफ्ट को खुद से डेवलप कर और मैच्योर करे और उसके बाद फ्यूचर पार्टिसिपेशन को भारत एग्जीक्यूट कर सकता है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि पुतिन ने क्लियर सिग्नल दिया कि भले ही Su-57 को रशिया ने इंडिपेंडेंटली डेवलप किया हो, लेकिन अभी भी भारत के लिए कोऑपरेशन का दरवाजा बंद नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया सिर्फ एयरक्राफ्ट सेल करने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि फ्यूचर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन और एडवांस एरोस्पेस कोऑपरेशन के लिए भी हिंट दिया जा रहा है। और ये पहली बार है जब खुद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भारत और रशिया की Su-57 डील को लेके कुछ स्टेटमेंट को पास किया गया है। अभी जैसे कि हम जानते हैं कि Su-57 रशिया का सबसे एडवांस ऑपरेशनल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ शिपिंग, इंटरनल वेपन बेज, एडवांस एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है। साथ ही रशिया का दावा है कि वेस्टर्न सप्लायर्स के मुकाबले वो डिफेंस कोऑपरेशन में कम रेस्ट्रिक्शन को ऑफर करने वाले हैं, जो कि भारत के लिए फायदेमंद होने वाला है। और एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर एडवांस फाइटर टेक्नोलॉजी तक वाइड लेवल की कोऑपरेशन को प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी डिफेंस सर्कल में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि भारत Su-57 खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा। असली सवाल ये है कि क्या भारत फ्यूचर में एयरक्राफ्ट एक्विजिशन के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप मॉडल को प्रीफर करेगा या पूरी तरह इंडिजिनस स्टेल्थ इकोसिस्टम पर ही फोकस किया जाएगा। अगला अपडेट ऑस्ट्रेलिया के MQ-28 घोस्टपैट लॉयल विंगमैन एयरक्राफ्ट और भारत के फ्यूचर एयर कॉम्बैट इकोसिस्टम की तरफ से है। अभी फ्यूचर एयर वॉरफेयर सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट के नंबर्स या मिसाइल की रेंज से डिसाइड नहीं होने वाली है, बल्कि इस बात से डिसाइड होने वाली है कि किस देश के पास इंटेलिजेंट अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम और मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कैपेबिलिटी मौजूद है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की बोइंग MQ-28 घोस्टपैट UCAV अभी इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली कोई एक्विजिशन या डील अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडवांस एरोस्पेस कोऑपरेशन को लेकर अभी डिस्कशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी इस स्पेकुलेशन को और ज्यादा बूस्ट तब मिला जब ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक इमेज को रिलीज किया गया था, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल संजीव तालियन और ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर वाइस मार्शल स्टीवन पॉसे MQ-28 घोस्टपैट ड्रोन के साथ सामने आए थे। सिंपल भाषा में बोला जाए तो घोस्टपैट कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं होने वाला है। ये कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी CCA कॉन्सेप्ट पर बेस्ड लॉयल विंगमैन प्लेटफॉर्म होने वाला है, जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है, जिसे हम हमारी लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन रिकॉनेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिकॉय ऑपरेशन, इंटेलिजेंट गैदरिंग और प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन ऑटोनोमसली परफॉर्म कर सकता है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर सामने आ रही है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के हिसाब से बोइंग इंडिया को लोकल मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमाइजेशन और कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर इंटीग्रेशन जैसे ऑप्शन को भी ऑफर किया जा रहा है। अगर फ्यूचर में ये प्लेटफॉर्म भारत में आता है तो ये तेजस मार्क 1, रफाल और Su-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर ऑपरेट कर सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत पहले से ही सिमिलर टाइप की सिस्टम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि भारत के जो प्लेटफॉर्म है इनको ऑपरेशनल सर्विस में आने में भी कुछ समय लगने वाले हैं। इसी वजह से बोइंग का कहना है कि MQ-28 जैसे मैच्योर और फ्लाइट टेस्टेड प्लेटफॉर्म इंडियन एयरफोर्स को ईयरली ऑपरेशनल एक्सपीरियंस को प्रोवाइड कर सकता है, जहां AI एनेबल्ड मिशन मैनेजमेंट सिस्टम, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम
और डिस्ट्रीब्यूटेड एयर कॉम्बैट डॉक्ट्रिन को प्रैक्टिकल लेवल पर टेस्ट किया जा सकता है, जो कि फ्यूचर में भारत को खुद के सिस्टम को डेवलप और ऑपरेशनल करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि भारत के लिए बोइंग का यह ऑफर कुछ खास फायदेमंद साबित नहीं होने वाला है। ये एक कॉस्टली अप्रोच होने वाला है जो कि हमारे इंडिजिनस डेवलपमेंट पर नेगेटिव असर डाल सकता है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स शायद इसमें इंटरेस्ट लेने वाली है। अगला अपडेट भारत के सुपर सुकोई मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर फाइटर इकोसिस्टम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपने Su-30 MKI फ्लीट के लिए एक डुअल ट्रैक मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट किया जा रहा है, जिसमें पहले 84 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को HAL की तरफ से इंडिजिनसली अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है, जबकि बाकी फ्लीट के कुछ हिस्से में रशियन टेक्निकल सपोर्ट को इंक्लूड किया जाने वाला है। अभी इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना नहीं, बल्कि असल ऑब्जेक्टिव भारत के लिए फ्यूचर फाइटर टेक्नोलॉजी को मास्टर करना होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिजिनस फेज में विरूपाक्ष AESA रडार, इंडियन मिशन कंप्यूटर्स, इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स और लोकल एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड वेपन को इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विरूपाक्ष AESA रडार होने वाला है। ये रडार फ्यूचर में Su-30 MKI के रशियन ओरिजिन N011M बार्स की PSR रडार को रिप्लेस करने वाला है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट को बेहतर रेंज ट्रैकिंग, लो RCS टारगेट डिटेक्शन, मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस मिलने वाला है। साथ ही फ्यूचर अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसे मिसाइल को भी इसमें इंटीग्रेट करना पॉसिबल होने वाला है। लेकिन इसमें अभी एक प्रैक्टिकल चैलेंज भी मौजूद होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स दुनिया के सबसे बड़े सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट ऑपरेटर है, और एक साथ अगर बहुत सारे एयरक्राफ्ट हम अपग्रेड के लिए भेज देते हैं तो इससे हमारा स्क्वाड्रन रेडीनेस इफेक्ट हो सकता है। इस वजह से रशिया पैरेलल मॉडर्नाइजेशन सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, जबकि भारत HAL की मदद से इंडिजिनस कैपेबिलिटी बिल्ड करने की कोशिश करने वाला है। अभी इसको लेके एक और इंटरेस्टिंग बात भी सामने आ रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत रशिया से एडवांस 177S इंजन आर्किटेक्चर को लेकर एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का डिमांड कर रहा है, जिसका रिलेशन Su-57 इकोसिस्टम की टेक्नोलॉजी के साथ लिंक्ड होने वाला है। और इस इंजन को अगर सुपर सुकोई में ऐड किया जाता है तो ये सुपर सुकोई के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट बन सकता है। यहाँ थर्मल मैनेजमेंट, डिजिटल इंजन कंट्रोल, थ्रस्ट वेक्टरिंग और हाई टेम्परेचर मटेरियल जैसे टेक्नोलॉजी भारत को मिल सकते हैं। और इसी डुअल ट्रैक अप्रोच का मेन ऑब्जेक्टिव Su-30 MKI फ्लीट को जल्दी से जल्दी सुपर सुकोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करना होने वाला है। और जो सिस्टम हमारे पास नहीं है उनको रशिया से लाकर इनको अपग्रेड करना अभी मेन प्रायोरिटी बनने वाली है। अगला अपडेट भारत के नए टैक्टिकल ह्यूमनॉइड कॉम्बैट रोबोट प्रोग्राम यानी हनु-1 की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुणे बेस्ड स्टार्टअप कंपनी N3X लैब्स की तरफ से एक नए नेक्स्ट जनरेशन टैक्टिकल ह्यूमनॉइड कॉम्बैट रोबोट यानी हनु-1 का कॉन्सेप्ट अनवील किया गया है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये एक ऐसा ह्यूमनॉइड कॉम्बैट रोबोट होने वाला है जो कि उन जगहों पर ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी रखने वाला है जहां पर नॉर्मल सोल्जर के लिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। हनु-1 को स्पेशली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन आर्मी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जा रहा है। अभी इसका मेन ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट कॉम्बैट रिप्लेस करना नहीं, बल्कि ह्यूमन सोल्जर्स को रीइंफोर्स करना होने वाला है, यानी कि जहां स्पीड, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और कंटिन्यूअस सिचुएशनल अवेयरनेस की जरूरत पड़ने वाली है, वहां पर ये प्लेटफॉर्म एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर में इसे बॉर्डर सर्वेलेंस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, अर्बन रिस्पांस ऑपरेशन और हाई डेंसिटी क्राउड कंट्रोल सिनेरियो में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि कंपनी का दावा है कि हनु-1 कोई सिंपल रिमोट कंट्रोल रोबोट नहीं होने वाला है। इसमें AI ड्रिवन ऑटोनॉमी और ह्यूमन मशीन कोऑर्डिनेशन आर्किटेक्चर भी मौजूद होने वाला है, जिसकी वजह से फ्यूचर में इंडिपेंडेंटली या फिर ऑपरेटर के साथ मिलकर भी मिशन को परफॉर्म कर सकता है। साथ ही इससे भारत के अलग अलग तरह के क्लाइमेट कंडीशन और एनवायरमेंट के लिए भी डिजाइन किया जा रहा है, जिस वजह से इसको हम किसी भी तरह की जगह में ऑपरेट कर पाएंगे। अभी N3X लैब की बात करें तो ये एक रिलेटिवली नई स्टार्टअप कंपनी है जो कि 2024 में एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन काफ़ी कम समय के अंदर इन्होंने ह्यूमनॉइड बैटल रोबोट को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम और इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह के फ्रांस विजिट की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने फ्रांस का 3 दिन का ऑफिशियल गश्त कंप्लीट कर लिया है, जहां उन्होंने फ्रेंच डिफेंस ऑफिशियल और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग किया था। लेकिन अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही है कि उन्होंने खुद एयरबस की A400M एटलस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में फैमिलियरेशन फ्लाइट को कंप्लीट किया है।
अब ये बात इस वजह से इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जल्दी ही अपने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी MTA प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट पर प्रपोजल को इशू कर सकता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव पुराने सोवियत ओरिजिन AN-32 फ्लीट को ग्रेजुअली रिप्लेस करना होने वाला है। जैसे कि हम जानते हैं कि AN-32 कई दशकों से इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन रहा है, लेकिन अभी मेंटेनेंस चैलेंजेस और बढ़ते ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट की वजह से इनको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ रही है। अभी A400M का सबसे बड़ा एडवांटेज इसका हाइब्रिड रोल होने वाला है। ये एयरक्राफ्ट लगभग 37 टन तक की पेलोड को कैरी कर सकता है और सेमी प्रिपेयर्ड ST पर भी आराम से ऑपरेट कर सकता है। लेकिन कंपटीशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक तरफ C-130J सुपर हर्कुलस जैसे एयरक्राफ्ट जो कि पहले से ही इंडियन एयरफोर्स में सर्विस में है और इसका पूरा इकोसिस्टम भारत के पास मौजूद है। दूसरी तरफ ब्राजील का KC-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर बनकर सामने आ रहा है, जो कि हायर स्पीड और मल्टी रोल कैपेबिलिटी ऑफर करता है। लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें या पेलोड कैरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें A400 के पास एक क्लियर एडवांटेज होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।